दिस साइड अमित कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइट टाइप क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। हम पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी सीरीज से कंप्लीट कर चुके हैं। जो थर्ड चैप्टर है इसमें हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेटल होते क्या हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल। क्यों? हर कोई एलिमेंट अपने आप में क्या होना चाहता है? स्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम को रखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो ये बना देगा 2 एंड 8 और इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब कहीं ना कहीं ये कैसे बिहेव करेगा? स्टेबल, जो कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और एक और बात, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर, है ना। सेकेंड चैप्टर में हम ऑलरेडी एसिड बेस सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे आपके मेटल या फिर ऐसे आपके एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो कैसा नेचर के होते हैं? वो होते हैं बेसिक नेचर के। एट द अदर एंड अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 की ज़रूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो नॉन मेटल का करेक्टर कैसा हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स का करेक्टर कैसा हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बेसिक नेचर शो कर रहे थे तो आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसा नेचर शो करेंगे? एसिडिक नेचर शो करेंगे। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। आगे चलते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आप अपीयरेंस, ओनली अपीयरेंस से आप डिराइव कर सके। सबसे पहला क्या है? उसका स्टेट। जो आपके मेटल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में मिलते हैं विद एक्सेप्शन टू दैट इज गैलियम एंड मरकरी। गैलियम एंड मरकरी दो आपके एक्सेप्शन है जो रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलते हैं? आपके लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये लस्ट्रस होता क्या है। तो आपके मेटल्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने ऊपर जितनी भी लाइट गिरती है उसको कर देते हैं रिफ्लेक्ट। तो क्योंकि इसकी जो है जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? पॉलिश। ड्यू टू देयर पॉलिश सरफेस, metals metals reflect almost the light acting on it। जितनी भी लाइट इसके ऊपर आती है ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है ड्यू टू देयर पॉलिश्ड सरफेस। और जो ये सरफेस ने जो इस पॉलिश सरफेस ने लाइट को जो रिफ्लेक्ट किया है, इसी प्रॉपर्टी को जो क्या बोलते हैं अपन? लस्ट्रस। इसी वजह से क्या दिखते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which make light reflect from their surface is called luster. The property of metal can be due to polished surface। वो जो गोल्ड, प्लेटिनम या फिर सिल्वर अपन एग्जांपल देखें तो इनकी जो सरफेस है वो कैसी है? पॉलिश्ड है। इसी वजह से जितनी लाइट उसके ऊपर गिर रही है वो क्या कर देती है? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? लस्ट्रस। मेलेबिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जब आप एक किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर ये एल्युमिनियम है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और मैंने इसे थिन थिन किस में चेंज कर दिया? आपकी फॉइल पेपर्स में। फॉइल पेपर्स में इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो प्रॉपर्टी मेटल के कैसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको क्या थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? इसकी मेलेबिलिटी। आगे इसका एक एक्सेप्शन क्या है? जो जिंक है वो फ्रेगाइल है। क्या है? फ्रेगाइल है नेचर में। फ्रेगाइल क्या होता है? जो इजीली ब्रेक हो जाए, रप्चर, है ना। क्या हो जाए? रप्चर मतलब उसमें क्या आ जाए? क्रैक हो जाए।
अगर इसमें क्रैक आ जाएँगे तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी शीट्स नहीं बन सकती। तो ये एक्सेप्शन है, जो जिंक है उससे कोई शीट्स नहीं बना सकते। तो मेटल एक ऐसा मेटल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक ऐसा मेटल जिसके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, कौन सा है आपका, जिंक है। आगे चलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, जब आप किसी मेटल को विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन किसी भी वजह से क्या कर सके, उसकी लंबी लंबी तारों में से क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि आपने ना एक 1 ग्राम ऐसे करके यहाँ पे कोई 1 ग्राम गोल्ड लिया और उसको टेंशन लगा के उसको ऐसे पुल करके लंबी लंबी तारों में बना दे, जो कि किसकी की जो लेंथ होती है वो कितनी हो सकती है, 2 किलोमीटर। जो गोल्ड होता है ना, उसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक कैसा है, नेचर में फ्रेगाइल है, तो इसी वजह से क्या करेगा, ये पहले ही रप्चर कर जाएगा, तो इसकी तारें लंबी नहीं बन सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे अपन लेते हैं क्या अपना सॉलिड नंबर 1 पे, और सेकंड में हम ले रहे हैं यहाँ पे गैस ले लिए, जिनके 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, जिनके वॉल्यूम आपके क्या है, दोनों के बराबर हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, मास हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, सॉलिड गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस काफी कम होता है। एट द अदर एंड, गैस के बीच में पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर पार्टिकल का स्पेस क्या है, कम है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाएंगे, इसके कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, कम। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम अपन बोल सकते हैं, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मास, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही पास पास हैं, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल A2, क्योंकि पार्टिकल पास पास हैं तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो इसके लिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और आपके मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, आगे चले, अब इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्डनेस क्या है, सोडियम और पोटेशियम आपके दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको नाइफ के साथ काट सकते हैं। अदर जो एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, या तो फिर ये बोल सकते हैं इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। आगे देखते हैं कंडक्शन, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है इसी वजह से गुड कंडक्टर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा पाएगा, कंडक्ट करवा पाएगा। कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, लेड is the least heat conductor when iron, bismuth and mercury are likewise poor conductor। आगे चलते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखा तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके आगे थी मास के, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो जो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है, ऑस्मियम की, और सबसे कम किसकी है, लिथियम की, जो आपको याद रखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या था, बहुत ही कम था। स्पेस बहुत कम होने की वजह से इनके लिए जो एनर्जी चाहिएगी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को, वो बहुत ही हाई होगी। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, हाई। इसलिए मेटल्स आर नोन फॉर देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाईएस्ट whereas silver as lowest and the melting values of sodium और potassium both are low, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इसी वजह से उनको क्या कर सकते हैं, अपन नाइफ से काट सकते हैं। नाइफ से काट सकते हैं, अगर डेंसिटी उनकी कम है तो उनके बीच में जो फोर्स है उसको इजीली तोड़ा जा सकता है। इसीलिए इनके जो है आपके मेल्टिंग वैल्यूज क्या है, बहुत ही कम होते हैं। आगे करते हैं अपन बात एलॉय फॉर्मेशन की। क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन, तो आपके जब मेटल्स, आपके जब मेटल्स को होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाए, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जब आपके मेटल्स को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाया जाए, फिक्स्ड
रेशो में मिलाया जाए और एक रिजल्टेंट थर्ड आपका कोई भी एलिमेंट आपने बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अलॉय फॉर्मेशन, है ना। इसकी फॉर्मेशन करते ही क्यों है, इसकी फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं ताकि अपन क्या कर सके, कोरोजन से क्या कर सके, इसको रेजिस्ट करवा सके। द नेक्स्ट वन इज सोनोरस। सोनोरस, जितने भी मेटल्स हैं जब उनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक करवाया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो रिंगिंग साउंड होता है इसी को बोलते हैं सोनोरस। व्हेन अ मेटल हिट बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस अ साउंड, दिस इज कॉल्ड सोनर। यहाँ तक हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली, आगे पढ़ते हैं नॉन मेटल की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स थे आपके सॉलिड मिल रहे थे गैलियम और मरकरी को छोड़ के, क्योंकि ये किस फॉर्म में थे, लिक्विड। वहीं पर जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स हैं कैसे मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में एट अबंडेंट टेम्परेचर। मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन दी टू ऑफ द थ्री स्टेट्स, दैट इज ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एंड आयोडीन कार्बन और सल्फर। आयोडीन कार्बन एंड सल्फर, आईसीएस, आयोडीन कार्बन सल्फर, ये किसमें मिलेंगे आपको, सॉलिड फॉर्म। किसमें मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। देयर इज नो मेटेलिक शीन टू देम। आगे चलते हैं नेचर। अब देखो नॉन मेटल्स जो हैं फ्रेगाइल है नेचर, कैसे हैं, फ्रेगाइल है, मतलब इनमें ये इजीली कौन सी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी इजीली शो कर सकते हैं, मतलब इसमें क्रैक्स इजीली डेवलप हो जाते हैं। अगर क्रैक्स इजीली डेवलप हो जाएंगे तो ना तो ये मैलिएबल होंगे और ना ही ये डक्टाइल होंगे, तो दोनों ही प्रॉपर्टी इनके अंदर क्या होती है, मिसिंग होती है। नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेगाइल, दे कैन नॉट बी coiled into wires or hammered into sheets except diamond which is a world's hardest substance। जो आपका डायमंड है वो एक नॉन मेटल है और वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आगे चलते हैं कंडक्शन, क्योंकि देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 2 8 एंड 7, एक इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी है ना, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये जो आपका पेंसिल होता है इसके ऊपर वाला जो ग्रेश कलर का आपको दिख रहा है ये होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अपना शो करेगा। नॉन मेटल्स आर नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी क्या होती है, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं ये क्या करते हैं, एक एसिडिक नेचर, आपका एसिडिक नेचर के ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन क्या बनाता है, ऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, हमने अभी भी डिस्कस किया था, कैसा, एसिडिक। तो रिजल्टेंट में क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कैसे नेचर के, एसिडिक, कैसे नेचर के, एसिडिक या फिर न्यूट्रल नेचर के ऑक्साइड्स बनाएगा। आगे चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं कैसी फॉर्म में मिल रहे हैं, गैसियस फॉर्म में, दोनों के दो पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा वीक, और अगर बॉन्ड वीक हो गया तो उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि लो एनर्जी पे ही वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लो एनर्जी पे ब्रेक हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और आपका कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। देखिए नॉन मेटल्स आर नोन फॉर इट्स लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो जो उनके बॉइलिंग पॉइंट और उनके मेल्टिंग पॉइंट है दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपेरेटिवली कम होंगे। आगे चलते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी अभी ऊपर उन्हीं को सम अप कर रहे हैं। कैसे, देखिए मेटल्स के बारे में, पहले ये गुड कंडक्टर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आगे इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेगाइल है नेचर में, नॉन मेटल्स कैसे हैं, फ्रेगाइल हैं, तो ना तो इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है ना ही डक्टिलिटी होती है। अब ये देखिए क्योंकि ये सॉलिड है तो ये सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करेंगे, लेकिन ये कैसे हैं, आपके गैसियस स्टेट में मिलते हैं तो सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती।
मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सॉलिड हैं, हार्ड हैं, इसीलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, और इनकी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड है उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। आगे देखिए, मेटल हैव हाई डेंसिटीज, है ना, क्योंकि जिसकी हार्ड मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा मतलब मास ज्यादा, मास ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर देखिए, अगर ये है आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या था, जो पार्टिकल है दूर दूर प्लेस थे, पार्टिकल दूर दूर प्लेस थे मतलब एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल है वो कम होंगे, पार्टिकल कम है तो फिर मास भी कम होगा, और मास कम है तो फिर डेंसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वॉल्यूम आपको फिक्स रखना पड़ेगा। अभी अपन ने कौन सी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। तो अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। देखिए, सोडियम और आपका पोटेशियम ये मोस्ट एक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं तो ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से मतलब क्या होता है, जब ये आपके रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट भी एकदम एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हम क्या लेते हैं, इनकी ट्रेस अमाउंट लेते हैं। ट्रेस अमाउंट क्या होता है, एकदम मिनिमम अमाउंट में लिया जाता है। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो क्वांटिटी है पोटेशियम या सोडियम का इंक्रीज कर देंगे तो उसके रिजल्टेंट में जो हीट इवोल्व होने वाली है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और वहां पे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो जाए। इसीलिए इनको क्या करते हैं अपन, केरोसिन के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। ठीक है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, पोटेशियम बना ऑक्साइड बना दिया इसने, वाइग्रेसली रिएक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में लाइट शो करता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको, तो क्या बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में एक डजलिंग लाइट। ये जो आपको साइड में दिखाई दे रही है ये क्या है, डजलिंग लाइट, ऐसे ये इवोल्व करता है। सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड डू नॉट बर्न एंड रिएक्ट विद एटर। जो सिल्वर है आपका, और आपका गोल्ड है, और प्लेटिनम, ये क्या है, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते तो क्या नहीं करते, ऑक्साइड्स नहीं बनाते। अगर ये ऑक्साइड नहीं बनाते तो इनमें कोरोजन भी नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं लगेगा तो जो आपका एलिमेंट है या मेटल है वो खराब डिके उसका नहीं होगा। अगर उसका डिके नहीं हो रहा है तो वो एक अच्छा एलिमेंट है, अच्छा मेटल है। इसीलिए उनको यूज किया जाता है कहाँ पे, ऑर्नामेंटल थिंग्स में, है ना, जैसे कि रिंग, रिंग बनाना, चेन बनाना, है ना, ज्वेलरीज जितनी भी है उनमें क्या यूज करते हैं अपन, गोल्ड या फिर सिल्वर। क्यों, क्योंकि वो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी देखते हो, देखो, अगर जो मेटल्स थे उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए, वाटर आ गया, तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस और निकल जाएगी। सेम फिनोमिना यहाँ पे है। देखिए, मेटल्स react with water and produce metal oxide as well as hydrogen gas। और जो मेटल ऑक्साइड है क्योंकि डिजोल्व है वाटर के अंदर तो दोबारा क्या करेगा, देखिए सोडियम है आपका, वाटर के साथ रिएक्ट किया, बना दिया सोडियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम ऑक्साइड क्योंकि ये वाटर के अंदर है तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे क्या कर देगा, बना देगा। देखिए, जब मेटल है वाटर के अंदर क्या किया आपने, उसको डिसोल्व कर दिया, तो उसने क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम ऑक्साइड फिर से क्या करेगा, क्योंकि वाटर के अंदर डिसोल्व है तो वाटर की हेल्प से क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें क्या बता रहा है कि जो मेटल है सोडियम पोटेशियम रिएक्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इवोल्व करते हैं, फायर प्रोड्यूसिंग है। देखिए, पोटेशियम जब रिएक्ट किया वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस, और क्या रिलीज की, आपकी हीट रिलीज की। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल की अंदर डुबो के रखा जाता है ताकि जो ये है ऑक्सीजन के टच में ना आए। ये देखिए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करवाया,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट इवॉल्व हुई। और हीट भी ऐसी नहीं होती, हीट भी एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से। अगर आपने इनकी अमाउंट्स को ट्रेस नहीं रखा, ट्रेस मतलब मिनिमम नहीं रखा, तो जो हीट की क्वांटिटी है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो ब्लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। आगे चलते हैं। मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। लेकिन देखिए, जो आपके जिंक है, एल्यूमिनियम है और आपका आयरन है, ये अगर आपने इनको वाटर के अंदर रखा तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्हीं को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, गैस के साथ, मतलब स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करवाया तो ये रिएक्ट हो जाएंगे। देखिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2O मेक्स aluminum oxide with hydrogen gas. With hydrogen gas, in the same manner, iron reacts with water and form iron oxide with hydrogen gas. मतलब क्या है, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन जब अपन इनको नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करवाते हैं तो ये नहीं करते। अगर आप इनको कोल्ड वाटर की बजाय क्या कर दे, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब एक तरीके की क्या हो गई, हमारी स्टीम हो गई। अगर आप इनको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं साथ में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो बनाएंगे ही और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगेन वही यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड, ये दो तो रिएक्ट स्टीम के साथ भी नहीं करते, इसीलिए तो कॉस्टली हैं, इसीलिए तो जितनी ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं सारी की सारी इन्हीं से तो बनाई जाती है। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। देखो, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन, क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मैंने पहली स्लाइड में बताया था कैसे नेचर के हो गए, बेसिक के। और एसिड बेस जो रिएक्शन है क्या करती है, हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है ना, क्योंकि ये मेटल है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। यहाँ पे देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना अपना, मेटल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अगेन ये देखिए, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना दिया, FeSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस फिर से इवॉल्व हो गई। तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन क्या इवॉल्व करती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन तो बनाती है, साथ में अगर वो एसिड बेस है तो सॉल्ट बना देगी और साथ में वाटर बना देगी। और अगर मेटल और एसिड है वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखो, नॉर्मली केस में जो मेटल्स हैं, जो आपके मेटल्स हैं, जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, देखो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और मेटल क्या है, आपका बेस है। जब आपका मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो उसे क्या बनाना चाहिए, यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, एक तो सॉल्ट बनाना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन गैस बनानी चाहिए। लेकिन लेकिन क्योंकि HNO3 क्या है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, अपनी मतलब ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। उससे मैं वहां पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को एक्सप्लेन में बताया है। ठीक है, होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस बन रही होती है ना, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, अपना एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को दे देता है और वो क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस की बजाय क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन फिर से दो एक्सेप्शन, मैग्नीशियम और आपका मैग्नीज, है ना। मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करते हैं, ये दोनों के साथ अगर रिएक्ट करवाया है तो HNO3 का जो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इनके साथ बने हुए जो हाइड्रोजन इन्होंने बनाया है उसको ऑक्सीडाइज कर सके। इसीलिए जो रिजल्ट में आपकी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। देखिए, मैग्नीशियम HNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में क्या बनाया आपका, हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, वो होती है रिएक्टिविटी सीरीज। हमने सेकंड चैप्टर में भी इसे डिस्कस किया था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या है, गोल्ड तक हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। ये ना तो ऑक्सीजन के साथ और ना ही आपके वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते। इसीलिए क्या है, जितनी भी ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं, ज्वेलरीज हैं, सारी इन्हीं से बनाई जाती है।
इसका फायदा क्या है रिएक्टिविटी सीरीज का? एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, इजीली डिस्प्लेस कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। तो यहाँ पे इसका काम क्या आने वाला है कि अपन ना रिएक्शन विद मेटल्स विद अदर मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे। जैसे कि देखो कॉपर सल्फेट है ना, और इसको इसके साथ अपन ने आयरन के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो क्योंकि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन आपका ऊपर है और कॉपर आपका नीचे लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, आयरन इसे इजीली डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा और आयरन क्या बना देगा, FeSO4 प्लस में कॉपर अलग से ले जाएगा। पहले जो इसका जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा रहा होगा, ब्लू को रहा था, और बाद में कलर कैसा बन जाएगा आपका, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए, व्हेन आयरन nails are placed in the copper sulfate solution of a blue color fades slowly and changes to reddish brown and copper metal is formed। ये देखिए कॉपर सल्फेट FeSO4 और कॉपर साइड में चला गया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, किसी भी मेटल की जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनाता है वो आपका मेटल क्लोराइड। ये देखिए सोडियम की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ और उसने क्या बना दिया, आपका सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, आयनिक क्लोराइड। Na जो था इसके पास इसकी कॉन्फिगरेशन 281 और क्लोरीन की 287, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। क्या कि सोडियम जो था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए बनाता है क्या, सोडियम पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या बना देता है, नेगेटिव। इसी को बोलते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम क्लोराइड सेम ऐसे ही, कि देखिए कैल्शियम रिएक्ट वैगरसली विद क्लोरीन एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या होती है, पोलैरिटी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन आपका कैसा होगा, बहुत हाई होगा। अट्रैक्शन हाई है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ पे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। चलिए पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सही है, they are generally brittle and break into pieces when the pressure is applied। ये नेचर में कैसे होते हैं, ब्रिटल है ना, ब्रिटल चीजें कैसे होती हैं, जो इजीली ब्रेक हो जाए, जिनमें जो रप्चर है वो इजीली आ जाए। आगे चलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि भाई इनके पास क्या थी, पोलैरिटी थी इनके चार्जेस में, एक पे पॉजिटिव चार्ज था एक पे नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए इनके बॉन्ड कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी क्या चाहिएगी, हाई चाहिएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट और आपके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम है ना, पहले तो सॉल्वेंट देखो क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है वो तो सोल्यूट होता है, और लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सही है, यहाँ पे सोलवेंट यहाँ पे क्या लिया हमने, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन और पेट्रोल, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ भी, एयर के साथ भी, ठीक है, इसीलिए इनको अपन कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि ये कैसे हो जाए, आपका रिएक्टिव ना रहे, मतलब रिएक्ट ना कर पाए। देखिए कैरोसिन ऑयल के अंदर इनको अपन सोलवेंट के अंदर डुबो के रखते हैं। आगे अब देखो, अगर NaCl इन्होंने कंपाउंड बना दिया NaCl, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन को क्या करें, सोलवेंट में क्या करते हैं, डिजोल्व कर दे, सोलवेंट में डिजोल्व होते ही क्या हो जाएंगे, इनके पास मोबाइल चार्जेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोबाइल चार्जेस, और वो मोबाइल चार्जेस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आपका ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देखिए, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, क्योंकि क्या होता है इनके जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं और ये एकदम आयंस कैसे हो जाते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल क्या का मतलब क्या हो जाता है, एक मूव करना शुरू कर देते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, और अगर मूव करना ही शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड स्टेट में कैसे बिहेव करते हैं, एक इलेक्ट्रिक कैरियर की तरह। मेटलर्जी, देखो जो अपने पास मेटल्स हैं, जो अपने पास मेटल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, क्या हमने जो कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। क्या आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे एक इसको क्या क्या एक्सकवेशन किया और यहाँ पे ऐसे नीचे गिरा हुआ आपको क्या मेटल मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। जैसे जब आप एक्सकवेशन करते हैं, जैसे माइंस होती है वहाँ पे, तो जो मेटल्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होता है के अंदर, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं जिसको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल अलोंग विद देयर इम्प्योरिटीज कॉल्ड मिनरल्स। आगे चलते हैं। पोर्स क्या होते हैं, जो एक कन्वेनियंट तरीके से इसको बाहर निकालना, फिर इसको सेपरेट करके उसके अंदर से प्योर मेटल को निकालना, इसी को बोलते हैं क्या अपन, पोर्स। पोर्स एक तरीके से क्या होता है, बाहर निकला हुआ एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। बाहर निकला हुआ मतलब माइंस के अंदर से निकाला हुआ एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोर्स बोलते हैं। और मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी वही होता है कि एक इम्प्योर स्टेट से प्योर स्टेट का मेटल कैसे निकाला जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, मेटल। आगे चलते हैं। गैंग, जो इम्प्योरिटीज इसके साथ जो मिक्स हैं इसी को बोला जाता है गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। अर्दन इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका एंड मड आर कॉल्ड गैंग। मेटलर्जी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर और से। आपको एक और मिला था, और मिला था ऐसे करके, इसके साथ क्या था, बहुत सारी ऐसे करके इम्प्योरिटीज मिक्स थी। आपने क्या किया, रिफाइनिंग किया, कैंसिलेशन किया, रोस्टिंग किया, जो भी आपने किया, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से क्या किया, आपको यहाँ पे आपका प्योर मेटल अलग से मिल गया। इसी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, मेटलर्जी। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिफर फॉर डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा ही था। सेकेंड, थ्री मेजर स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। कौन से हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। ओर से अपन उसको कंसंट्रेटेड मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड इन द प्रेजेंट ओर। ओर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। मेथड ऑफ रिडक्शन टू बी यूज डिपेंड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला, अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, तो सबसे बॉटम में सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहे होंगे, जो कि क्या थे, गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, ये सब चीजें, या फिर आपका सल्फर था। देखिए, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव and the oxides of these metals can be reduced by heating or itself। देखो आप ना तीन तरीके से उसे निकाल सकते हैं। पहले तो ऑक्साइड्स बना के उससे, या तो फिर मेटल का क्या बना दो, सल्फाइड बना दो, या तो फिर मेटल का क्या बना दो, कार्बोनेट में उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। सबसे इजीएस्ट वे जो होता है, सबसे इजीएस्ट एंड कन्वेनियंट वे होता है आपका ऑक्साइड की फॉर्मेशन। जब आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इजीली आपको क्या कर देते हैं, इसका ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के आपको प्योर मेटल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मरकरी है, यहाँ पे मरकरी है, मरकरी सल्फाइड था। सल्फाइड से ना आपका प्योर मेटल कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए पहले क्या करते हैं, इसको अपन ने हीट करवाया तो मरकरी ऑक्साइड बना दिया। मरकरी ऑक्साइड का क्या करवा दिया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई भी एक रिड्यूसिंग एलिमेंट करके इसका रिडक्शन करवा दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जो भी बायो प्रोडक्ट है वो साथ में मिल जाएगा। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आपका यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे इजीली ऑक्साइड से आप प्योर मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब एलिमेंट सीरीज में जो बीच में, नीचे वाला हमने देख लिया, बीच में जो आएंगे, बीच में मतलब कि मॉडरेट रिएक्टिव है, उनको कैसे करते हैं अपन, उनको दो तरीके से, या तो उनको सल्फाइड में कन्वर्ट करो, या तो फिर उसको किसमें, कार्बोनेट में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल
द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर मिडल में आपका वो एग्जिस्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनका रिडक्शन करवा देते हैं ऑक्साइड बनाने के बाद, किससे, कार्बोनेट से, एल्युमिनियम से या सोडियम से। पहले उनको क्या करेंगे, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड से क्या करवा दिया, उसका रिडक्शन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, सोडियम एंड एल्युमिनियम। ओके, इट इज इजिएस्ट टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड, है ना। अगर आपको यहाँ से मेटल ऑक्साइड है ये, है ना, ये देखो HgSs, है ना, सल्फाइड के साथ मरकरी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको अकेला मरकरी चाहिए है जो कि प्योर मेटल है और सल्फाइड को अलग करना है, तो पहले आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, मरकरी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, बाद में उसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे अपन, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रिडक्शन करवा देंगे। द कंसंट्रेशन और कैन बी कन्वर्टेड बाय द टू प्रोसेस, दैट इज रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन। जो मिडल वाले एलिमेंट है, मिडल रिएक्टिव है, वो दो तरीके से, या तो आप उसको क्या करें, कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, या फिर क्या करें, उसको सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर आपने उसे कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो आपको क्या करना है, उसको एयर की एब्सेंस में उसको हीट करवाना है। एयर की एब्सेंस में हीट करवाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन मतलब अगर आपका कार्बोनेट है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने कार्बोनेट बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कैल्सिलेशन करवाना पड़ेगा। ये देखिए, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। और जब अगर वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट को कैल्सिनेट करवाया, क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को जब अपन ने क्या करवाया, इसका हीट करवाया दोबारा से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम या फिर कार्बन, क्या बना देगा, ये आपका मेटल मिल जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन होकर आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर आपने अदर एंड उसका क्या बना दिया, सल्फाइड बना दिया, जैसे कि देखिए HgS, आपने क्या बना दिया, सल्फाइड बना दिया। सल्फाइड बना दिया तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, रोस्टिंग करवानी पड़ेगी, है ना। रोस्टिंग क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में जब आप एक एलिमेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड और स्ट्रांगली हीटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। ये देखिए, जिंक सल्फेट था, आपने क्या करवा दिया, इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवा दिया, हीट करवा दिया, इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड चला गया साइड में, तो जिंक ऑक्साइड की क्या करवा दिया आपने, कार्बन, क्या क्या ले सकते हैं, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, या फिर कार्बन की प्रेजेंस में इसका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जिंक मिल जाएगा। ये देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव, हमने क्या पढ़ लिया, बॉटम वाले पढ़ लिया, है ना, जिसमें क्या करेंगे अपन, ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। जो अपन ने मिड वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, या तो रोस्टिंग से या तो फिर कैल्सिलेशन से अपन उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर आपने क्या कर दिया, सोडियम ऑक्साइड बना भी दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, तो सोडियम इतना ज़्यादा एफिनिटी है इसकी ऑक्सीजन की तरफ, ये इसको जाने ही नहीं देता। तो सिंपल, अगर आप चाहें कि आपने मेटल ऑक्साइड बना दिया और अब आप इसका क्या करवा रहे हैं, इसका करवा रहे हैं रिडक्शन और आपको सोडियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे से ये आपका मेटल प्रोड्यूस, ये जो ऊपर वाले रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करते हैं, जो आपका ऑक्सीजन है, मतलब उसको यहाँ से, इनका जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये सोडियम को यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ से लीव नहीं करते हैं। तो सिंपल रिडक्शन से आपका जो प्योर मेटल है वो नहीं बनता है। तो कैसे बनता है, मेटल्स high up in the reactivity series are very reactive. These metals have strong affinity towards oxygen. So sodium, magnesium, potassium, ये ऐसे आप सिंपल रिडक्शन से इनको नहीं निकाल सकते। तो इनके लिए क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। आप क्या करवाते हैं, इनका ब्रेक डाउन करवाते हैं और तब आप क्या करते हैं, उसको आपका सोडियम और मैग्नीशियम को आप पा सकते हैं। देखिए NaCl, NaCl है यहाँ पे, अगर देखो NaCl के अंदर क्या करवा दिया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया या फिर इलेक्ट्रोलिटिक इसका ब्रेकडाउन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, Na और Cl2 में टूट जाएगा। हुआ क्या, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, देखो ऐसे याद रखना, कैट रेड, है ना, कैट रेड मतलब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई एलिमेंट गेन कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं। अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट अपन वहीं के यूज करने वाले हैं। सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, Na बना दिया। और यहाँ पे क्लोरीन था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना दिया, क्लोरीन का आपका
मेटल, क्लोरीन आयन से क्या बन गया, ये मेटल बन गया है। तो यहाँ से आपको क्या बन गया, सोडियम। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये यही शो कर रही है कि कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो, ये जो रिएक्टिव एलिमेंट थे, ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट थे, इनको सिंपल ऑक्साइड्स बना के आप रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं अपन, रिफाइनिंग करते हैं। क्या है जो मोस्ट वैली यूज मेथड है आपका रिफाइनिंग का, वो है इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के आप क्या करवाते हैं, उसका लिसिस करवाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके हैं कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी ये आपके मेटल्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से ही अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से ही अपन अचीव कर पाते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है क्या। क्या होता है कि ना, देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के अपन ने ब्रेक डाउन करवा दिया। यूज टू रिकवर मेटल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल टेक्निक्स, है ना, जिनको अपन कार्बोनेट या उनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा के अपन उनको नहीं गेन कर पाए, उस अगर तो उनको कहाँ से अपन उसको अचीव करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइन से। तो एनोड पे ये देखिए, ये वाला है एनोड, है ना, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस ब्लॉक इम्प्योर मेटल। यहाँ पे क्या है, ये इम्प्योर मेटल है, जो कि एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसे, और बोल सकते हैं, ये हमारा और है। और जो कैथोड है, यहाँ पे हमारा प्योर मेटल है। क्या है, ये हमारा प्योर मेटल, और ये है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या है ये सॉल्यूशन में, अगर ये जो आपने प्योर मेटल कॉपर लिया है, तो सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का लेना पड़ेगा। और अगर ये जिंक लिया है आपने, तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका होगा, जिंक सल्फेट होगा। जो सॉल्यूशन है वो मेटल पे डिपेंड करेगा आप कौन सा ले रहे हैं। aqueous solution of metal salt is included in the electrolytic solution. When an electric current is passed via anode, impure metal is dissolved. Impure metal क्या हो जाता है, यहाँ पे डिसोल्व हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एनोड मड। एनोड मड, क्योंकि एनोड से गिरा है, क्योंकि एनोड से गिरा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड। और प्योर मेटल पूरा का पूरा कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस, एसिड हो सकता है, सोल्ट हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, आपने मेटल क्या यूज किया है। आगे चलते हैं, कोरोजन। द लास्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, तो जब कोई मेटल एयर और मॉइस्चर के टच में आके एक थिन फिल्म इसके ऊपर क्या है, कोट कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। Most of the metals are kept on reacting with the atmospheric air. This leads to the formation of layer over the metals. In the long run, क्या हो जाता है, धीरे धीरे चीजें क्या होने लग जाती है, डिके होती होती डिके होती होती इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये जहां भी आपने इसको यूज किया है मेटल को, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आपको क्या देखने को मिलता है, फेलियर देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट मेटल गैस हीटन अप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कोरोजन बोलते हैं। रस्ट, नेक्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। होता क्या है, जो अभी हमने क्या पढ़ा, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, एक लेयर आ जाती है। इस कोरोजन का सबसे मोस्ट जो मेथड है, सबसे कॉमन जो मेथड है, वो है क्या आपका, रस्टिंग। क्या है, रस्टिंग। क्या होता है रस्टिंग, जब एक आयरन की कोई ब्लॉक, आयरन की कोई भी सरफेस एटमोस्फेयर के टच में आती है, वहां से क्या क्या एयर और मॉइस्चर लेके क्या बनाती है, उस अपने ऊपर एक लेयर बना देती है, एक ऑक्साइड की लेयर बना देती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। क्या होता है, जब आपके आयरन के आर्टिकल हैं, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जो कि क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की एक ब्राउन रेड कलर की जो आपकी लेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जो आपका आयरन है उसके ऊपर पूरा क्या लग गया है, जंग लग गया है। रस्टिंग को अगर नहीं रोका जाता, तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूसली डिके होना शुरू हो जाता है। डिके होना शुरू करने के बाद ये क्या हो जाता है, लास्ट टाइम पे जाके क्या हो जाता है, फेलियर इसमें हमको देखने को मिल जाता है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका आर्टिकल है, कोई भी हुआ, वो पूरी की तरह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं अपन, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग प्रिवेंशंस देखते हैं। प्रिवेंशन क्या मतलब, रोकथाम, कैसे उसको अपन रोक सकते हैं। सबसे कॉमन तो यहीं पे देख लो, आपका घर वाला गेट है ना, लोहे का गेट होगा, आपने क्या करवा रखा होगा, उसके ऊपर क्या है, एक
पेंट की कोटिंग लगा रखी है ना, ताकि क्या हो, जो आसपास में आपके यहाँ पे जो एयर और मॉइस्चर जो प्रेजेंट है वो आपके जो आर्टिकल है उसके टच में ना आ पाए। और जब तक आर्टिकल के टच में नहीं आएंगे तो क्या होगा, जब तक ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे मतलब कोरोजन वाला जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं होगा। मतलब ऑल ओवर अपने क्या किया, एक थिन फिल्म लेयर उसके ऊपर लगा दी अपने आर्टिकल के ऊपर, ताकि जो कोरोजन वाला प्रोसेस है वो आगे ना बढ़ सके। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आप पेंट की जगह यहाँ पे ग्रीस अप्लाई करवा सकते हैं, है ना। ग्रीस अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, है ना। दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, और हाइड्रोफोबिक मतलब डर, फोबिया, है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, डर, पानी से डर, मतलब पानी को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, क्योंकि ग्रीस एक हाइड्रोफोबिक है नेचर में, ये पानी को क्या करता है, रिपेल करता है, पानी को रिपेल करता है। तो जो वाटर के जो आपके मॉइस्चर है वो आर्टिकल के टच में नहीं आ पाता और कोरोजन नहीं हो पाता। कुछ और अलग अलग मेथड है, दैट इज ग्लैवनाइजेशन। क्या होता है, एक कोटिंग आपकी जिंक या फिर स्टील की उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लैवनाइजेशन। टिनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें आप ना आपके मेटल के आर्टिकल के ऊपर एक पतली सी टिन की कोटिंग को आप उसके ऊपर ऐसे करके चढ़ा देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, टिनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इस मेथड में मेटल की कोटिंग दूसरी के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे कि देखो, अगर ये आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है, और आपको इसे कोरोजन से बचाना है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, गोल्ड की प्लेटिंग करवा देंगे। क्योंकि गोल्ड क्या है, ऑक्साइड्स नहीं बनाता, ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा तो इससे कोरोजन के जो चांसेस है बहुत ही लीस्ट होते हैं, है ना, कोरोजन इस पे नहीं लगता। इसका दूसरा एक और बेनिफिट होता है, जो आपकी जो ऑर्नामेंटल चीज है, ऑर्नामेंटल चीज, सजावटी चीजें हैं, उनके ऊपर भी अपन क्या करवाते हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं ना, पानी चढ़वा लेते हैं, चांदी की चीजें बनवाई, मतलब सिल्वर की चीजें बनाई, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी, ये उसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब जिसमें आपने दो मेटल्स अगर मिलाए हैं तो दोनों के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होते, किसी भी उनको अमाउंट में मिक्स कर देते हैं। जैसे कि देखो, आपके पास वो आती है मिक्सचर, जो वो होती है आपकी, जो स्नैक्स वगैरह होते हैं उसमें एक वो आती है भुजिया, जिसको बोलते हैं क्या अपन, मिक्सचर बोलते हैं ना। और मिक्सचर में क्या होता है, काजू कहीं कहीं पे होते हैं, चने की दाल कहीं कहीं पे होते हैं, मतलब वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते, इसीलिए वो क्या है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। और होमोजीनियस में क्या होता है, जो आपने क्या अलॉय बनाया है उसमें जो दो मेटल्स है दोनों किस में होंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने मेटल मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, सारी की सारी फिजिकल और केमिकल, फिर नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल, उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ा, कोरोजन पढ़ा, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसको क्या बोलते हैं अपन, मेटलर्जी, है ना। ये भी अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक अपना जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी एडिशनल टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। और इसके बाद आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है, आपको ब्राइट वाइब क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं अपनी तरफ से, ये आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट, जितने भी इजी तरीके से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्त या जो भी आपके जानकार हैं इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।